नमस्कार। लोक पर्व लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं आप सबके सामने, और हमारे साथ हमेशा की तरह दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दोनों हमारे सहयोगी। एक तरफ तो नमस्कार। एक लोक पर्व लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं। मेरे साथ दो खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं। कुमार पंकज है हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह हैं। दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी आपका भी, अजय जी आपका भी। और इस कार्यक्रम में हम लगातार बिहार चुनाव और देश भर में जो उपचुनाव हो रहे हैं 11 राज्यों में, उस पर चर्चा करते आ रहे हैं। लेकिन खासकर हमारा फोकस जो है वो बिहार पे रहता है, और बिहार पे ही केंद्रित बात आज भी करेंगे हम, जिसमें अलग अलग बातें होंगी, जिसमें चिराग पासवान की बातें भी होगी, क्योंकि चिराग पासवान ने आज सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से जो अपना संबंध है उसका खुलासा किया है। लेकिन साथ साथ उन्होंने जेडीयू पर भी वार किया है, और कैसे वो जेडीयू को अलग करना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी के वो कैसे हनुमान हैं, इस पे भी बात हम करेंगे। साथ में बात होगी खासकर भाजपा और कांग्रेस, या कहें तो गठबंधन और एनडीए के जो अपने चुनावी नारे हैं उनकी बात भी करेंगे। उनका जो अपना विज्ञापन आया है उस पर भी बात करेंगे, और बात दूसरी भी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको चलिए हम दिखाते हैं आज के न्यूज अपडेट्स, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 सुर्खियाँ। तेज प्रताप ने नीतीश पर साधा निशाना, नीतीश को दे डाली नसीहत, कहा थक गए हो चच्चा, सो काहे नहीं जाते, कैसे बालिका गृह कांड में सो गए थे। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने साधा तेजस्वी यादव पर निशाना, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ गठबंधन को बताया उग्र वामपंथ, कहा तेजस्वी है टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखौटा। बिहार चुनाव की सभी पार्टियां कर रही हैं तैयारी, रालोसपा ने जारी की 25 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। बढ़ रही हैं चिराग की मुश्किलें, जूनियर पासवान पर और सख्त हुई नीतीश की पार्टी, राज्यसभा और मोदी कैबिनेट से बाहर करने की कवायद जारी। बिहार में बढ़ रही है सियासी सरगर्मियां, तेजस्वी ने नीतीश पर किया पलटवार, कहा जंगल राज की बात करने वाले नीतीश के कार्यकाल में अपराध चरम पर। और खासकर चिराग पासवान जो हैं वो आज सुर्खियों में बने हुए हैं। पंकज जी क्या कहेंगे? चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि वो पहले उनका बयान आया कि वो मोदी जी के हनुमान हैं, और उनके सीने में देखिए तो मोदी जी बसते हैं। और दूसरी तरफ आज उन्होंने जो कहा है, उनका जो बयान है वो ये है कि उनके पिता जब बीमार थे, एम्स में भर्ती थे, उस समय भी दिल्ली में दिन में 2 बार उनका फ़ोन आता था। मतलब मोदी जी लगातार 2 बार फ़ोन किया करते थे हालचाल जानने के लिए। तो संबंध अपनी जो है वो बता रहे हैं कि कैसा संबंध है, कितना घनिष्ठ संबंध है दोनों पार्टियों के बीच। अगर कहें मतलब पार्टी के मुख्य नेताओं के बीच है तो पार्टियों के बीच भी संबंध माना ही जाएगा। और ऐसे में चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं, मतलब लोजपा को अलग करते हैं और अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो बात कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, तो सीधा का सीधा वार जो उनका है वो सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के ऊपर है, नीतीश कुमार के ऊपर है। तो क्या वो नीतीश कुमार की पार्टी की भरपाई लोजपा की जीत के साथ कर पाएंगे? क्या देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान जो है एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं। यानी पहले वो तो एनडीए का बिहार में एक सेंटर में एक हिस्सा है एनडीए का, और यहाँ बिहार में एनडीए का हिस्सा बने नहीं रहना चाहते हैं। तो एक तरह से वो एक जदयू को जो उनकी लड़ाई है कि जदयू को हम नहीं देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार से उनकी जो दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी है, उसको लेकर के लगातार वो निशाना साधते रहे कि हम जदयू के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर उनको बीजेपी से भी दिक्कत है तो बीजेपी से सेंटर में उनके साथ बने हुए हैं। और एक तरफ तो वो बिहार में जो है कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हम नहीं सत्ता में चाहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के वो हनुमान हैं, और वो लगातार नरेंद्र मोदी से ही अब सवाल करना चाहते हैं कि क्या वो उनके साथ हैं कि नहीं। इन्होंने देखिए, वही मैंने कहा कि एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह का बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भ्रमित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या गठबंधन धर्म निभाते हैं, यानी जदयू के साथ जो उनका एनडीए का अलायंस है उसको निभाते हैं, या चिराग पासवान को लेकर के भी कुछ वो अपनी रैली में बोलेंगे। क्योंकि लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो चिराग पासवान का यहाँ कहीं ना कहीं बयान जो एक राजनीतिक इसमें कहते हैं कि परिपक्वता भी नजर आ रही है कि अब उन्होंने प्रधानमंत्री को, खास करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी बोलने पर मजबूर कर दिया है कि वो चिराग पासवान या लोजपा को लेकर के कुछ अपनी राय रखें। जी
तो प्रधानमंत्री के लिए अब ये है कि 23 तारीख को जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, रैली में भाग लेंगे, 3 रैलियां उस दिन हैं उनकी, 3 सभाएं हैं, उसमें जब भाग लेंगे तो प्रधानमंत्री इन बातों का किस प्रकार जवाब देते हैं, अपनी बात किस प्रकार जनता तक पहुंचाते हैं, कैसे वो ये बताते हैं कि लोजपा जो है वो एनडीए गठबंधन से अलग है और उनकी बातों में, उनके झांसे में ना आए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के कई कद्दावर नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोजपा से हमारा कोई संबंध नहीं है। चिराग पासवान जो हैं वो जनता को भरमा रहे हैं, बरगला रहे हैं। तो अजय जी, लोजपा की बात से हमने इस चर्चा की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि आज ही नहीं, शुरुआत से ही बिहार के चुनाव में लोजपा का जो एक मूड रहा है वो देखने को मिला है। ये खासकर तब से चुनाव के पहले से मैं कह रहा हूँ, जब से चिराग पासवान ने लोजपा की कमान संभाली है, उनके पिता ने जब से अध्यक्ष पद छोड़ा और चिराग पासवान को अध्यक्ष बनाए, उसके बाद से हम देख रहे हैं अजय जी कि पहले उन्होंने बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, अब जो है वो एनडीए से अलग हो गए लेकिन केंद्र में एनडीए के साथ हैं। तो ये पूरा का पूरा एक घालमेल भी है और उसके साथ चिराग पासवान को अगर देखें तो वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि हमारा नीतीश कुमार के साथ कोई लेना देना नहीं है, नीतीश कुमार के कारण हम एनडीए से अलग हुए हैं लेकिन बीजेपी के हम साथ हैं। ये क्या कहता है? ये देखिए, ये मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी ने जो है चिराग पासवान को एक मोहरे की तरह यूज़ करना चाहा, लेकिन वो मोहरा थोड़ा सा परिपक्व तरीके से जो है उसने जो है उस चीज़ को रिएक्ट नहीं किया। जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी तो है, मतलब कुछ सीटों पर जो बीजेपी के क्या कह सकते हैं, बागी जिनको कहा जाता है चुनावी भाषा में, उनको जो है टिकट जो है लोजपा से मिला है। मतलब अगर आप ये देखिए कि बीजेपी का संगठन मंत्री बहुत बड़ी चीज होती है बीजेपी के अंदर, वो जो है वो लोजपा से जो है दिनारा से जो है लड़ता है चुनाव। तो ये कहना, मतलब इससे तो ये चीजें, और उसी के दूसरा एक उदाहरण और भी है। आज श्रेयसी सिंह जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, उनके लिए चिराग पासवान ट्वीट कर रहे हैं कि आप उनको जो है सहयोग करिए। तो वो क्या लड़ाई कर रही है, नूरा कुश्ती किस लिए? मतलब जनता को इतना मूर्ख मत समझिए, है ना, कि बीजेपी का संगठन मंत्री को आप जो है आपकी टिकट से चुनाव लड़ रहा है और जो है किसी एक प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी को आप जो है वो भी दे रहे हैं, उनको जो अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि उनका समर्थन कीजिए। तो ये सीधा ये है कि आप उनके हाथों में खेल रहे हैं और उसके बाद जनता को भ्रमित करने की क्या जरूरत है आपको? मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपकी अपनी पार्टी है, पार्टी को बढ़ना है, पार्टी के लिए जो है हर पार्टी चाहती है कि वो जो है अपनी उन्नति करे, आगे बढ़े। उसके लिए आपको अलग दिखना था तो आप अलग ही रहते जी। अब आप जो है बीजेपी के बागियों को टिकट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को अपना जो है भगवान की तरह और अपने को हनुमान की तरह बता रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी जो है उन्होंने एक मोहरा तो अच्छा चुना था, लेकिन वो मोहरा थोड़ा सा परिपक्व नहीं निकला और वो शुरू से ही जो है परिपक्वता की कमी नजर आ रही है। हाँ, मतलब काफी कमी नजर आ रही है। और जो पिछले चुनावों में बीजेपी की ओर से जिस प्रत्याशी को जो है मुख्यमंत्री के तौर पे जो है देखा जा रहा था, वो आज लोजपा से जो है चुनाव लड़ रहा है। तो ये सारी चीजें अब मेरे ख्याल से जनता इसमें भ्रमित होने वाली नहीं है, वो इतनी तो समझदार है। बाकी कहने को कुछ भी कह सकता है कोई। चिराग की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा पंकज जी, जैसे अभी अजय जी बता भी रहे हैं कि एक मोहरा तो इन्होंने चुना, मतलब बीजेपी ने, कि किसी तरह करके उसको आगे किया जाए और कहीं ना कहीं जेडीयू को जो घाटा पहुंचाने की बात है, मतलब ये चाल कुल मिलाकर के ऐसा भी कहा जा रहा है, जिस ओर इशारा कर रहे हैं अजय जी की एक मोहरे के रूप में बीजेपी ने लोजपा को खड़ा किया है अलग करके। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि राजनीति में एक डमी कैंडिडेट होता था पहले, जो है एक डमी कैंडिडेट होता, अब लेकिन राजनीतिक पार्टियां ही डमी होकर के आ रही। तो बिहार में साफ साफ नजर आ रहा है कि डमी राजनीतिक पार्टियां होंगी। ये पहले विधानसभा वाइज हम लोग जब आकलन करते थे तो ये होता था कि डमी कैंडिडेट है, कुछ डैमेज करेगा, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों के तौर पर डैमेज करने की एक नई परंपरा शुरू हो गई और एक पूरी की पूरी पार्टी पूरे विधानसभाओं में लड़ती है। तो कहीं ना कहीं जैसे खास करके बिहार की राजनीति कई ऐसी पार्टियां लड़ रही हैं जिनको
कोई बीजेपी की ए टीम कह रहा है, कोई बीजेपी की बी टीम कह रहा है, तो कोई तमाम संगठनों की बात हो रही है कि उनको कि इनका वोट काटेंगे। कोई कह रहा है कि आरजेडी का वोट काटने के लिए खड़े हैं, कोई कह रहा है बीजेपी का वोट काटने के लिए खड़े हैं। तो जिस तरीके का बिहार में इस बार प्रदेश दिख रहा है, कई सारी पार्टियां चुनाव मैदान में उतरी और सब अपने अपने, इस समय मतलब मजेदार बात है कि 6 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इस समय बिहार में नजर आ रहे हैं और सब अपने अपने पार्टियों से अपने को मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक रहे हैं। तो ये किसी स्टेट के लिए एक बड़ा रोचक इस बार चुनाव दिख रहा है कि एक राज्य में 6 राजनीतिक दलों के लोग अपने को मुख्यमंत्री साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के ही बीच में। अब एनडीए इस तरीके से अपने को, यानी एनडीए में जदयू और भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जो मुकेश सहनी की पार्टी है, ये लोग मिलकर के कैसे काम करते हैं। महागठबंधन में की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनको कांग्रेस का कितना सपोर्ट मिलता है ये तो आने वाला समय बता। लेकिन जहाँ तक चिराग पासवान की बात है कि वो भी एक मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं और जो उन्होंने नारा दिया है वो कि बिहारी फर्स्ट का नारा दे करके वो अपने को पूरे बिहार की जनता के लिए बिहारी फर्स्ट दो। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ जरूर बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि देखिए, जो नीतीश कुमार चिराग पासवान का जो कद है और रामविलास पासवान की जो छवि रही, उस छवि को उनको आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगी चिराग पासवान के सामने। क्योंकि चिराग ने जरूर नारा जरूर दिया है कि, लेकिन क्या वह रामविलास पासवान की राजनीतिक परिपक्वता को समझ पाएंगे, आगे ले जा पाएंगे, ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है चुनाव उनके लिए भी है। क्योंकि आगे इस चुनाव में उनकी पिछली जो इन्होंने भाजपा के साथ मिल करके, जबकि रामविलास पासवान परिपक्व नेता होते हुए 2 सीटें केवल लोजपा जीत पाई थी 2015 के विधानसभा चुनाव में। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कितनी सीटें जीत पाते हैं, जो डमी कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं, खास करके जदयू को हराने के लिए भाजपा के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में उन्होंने लाने में सफलता हासिल की है, ये उनकी राजनीतिक कुशलता कहा जाएगा। लेकिन अब उसको अगर जीत में कन्वर्ट कर ले जाएं और जो उन्होंने नारा दिया है बिहारी फर्स्ट का, उसको आगे ले जा पाते हैं, तब उनकी ये असली चुनौती उनकी मानी जाएगी। लेकिन पंकज जी, सवाल ये है कि आपने नारा दिया, ठीक है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, इसी बीच बिहारियों के बीच जो हमने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान बिहारियों के लिए जो मुसीबत खड़ी हुई, एनसीआर से लेकर के तमाम दूसरे राज्यों से जो बिहारी हैं या पूर्वांचली हैं वो लौट करके गए और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, रोजगार का जो वहाँ की गारंटी मिलनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं हुई। आखिर ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो बिहार में उद्योग के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के में रोजगार पैदा करने के लिए, रोजगार सृजन के लिए आप क्या कर रहे हैं? इन सब चीज़ों पे तो अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है खुल करके चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही सवाल आपने किया कि चिराग पासवान ठीक है, बिहारी फर्स्ट का नारा दे करके जरूर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई अभी तक रोड मैप नहीं आया, कोई एजेंडा नहीं आया, कोई घोषणा पत्र भी अभी उस तरीके से सामने नहीं आया कि क्या करेंगे, क्या उनका एजेंडा होगा पूरे बिहार। देखिए, बिहार सिर्फ उनके क्षेत्र तक सीमित नहीं है, जहाँ से वो चुनाव जीतते हैं वो क्षेत्र सीमित नहीं है, पूरा बिहार एक अलग अलग अंचलों में बटा हुआ बिहार है। पूरे बिहार को कैसे वो समझेंगे और कैसे वो, ये सवाल मेरा भी उनसे, चिराग पासवान से भी मेरा सवाल ये है कि वो पूरे बिहार को क्या समझते हैं, कि पूरे बिहार में कितने अंचलों में बटा हुआ, कहाँ कहाँ उनके लोग हैं, क्या उनकी समस्याएं रहीं। कभी शायद मुझे लगता है कि वो जो इस बार उन्होंने चुनाव में सक्रियता दिखाई है, सक्रियता थोड़ा पहले रह करके दिखाते और इस नारे को लागू करते, और जो लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो कम से कम बिहार के लोगों की जो समस्याएं थी, जो लोग बाहर फंसे हुए थे, उनके साथ वो खड़े नजर आते, तो शायद हम बिहारी फर्स्ट के नारे को आज सार्थक बना पाते हैं। जी, कई साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कई जुड़ने वाले हैं, लेकिन जो जुड़ गए हैं उन लोगों के कुछ जो विचार हैं वो ले लूँ। शहजादी बेगम के अकाउंट से आरजेडी शहजाद खान लिख रहे हैं, फिर विजुअल अर्थ जो हाई कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, वहाँ कोई है ये पूछ रहे हैं, बिल्कुल हम लोग हैं। रंजन कुमार हाई लिख रहे हैं, संधि चौहान हैं वो थैंक यू। भारतीय किसान मजदूर भाइयों नमस्कार। ईवीएम तोड़ दो इनका है, ईवीएम को लेकर के लगातार बात होती है और इस चुनाव पे भी, इस बातचीत के दौरान भी हम ईवीएम की बात ज़रूर करेंगे। अजमत हुसैन हैं वो के आदाब कह रहे हैं, और बीजेपी और जेडीयू में भी सब कुछ ठीक नहीं है ये कह रहे हैं अजमत हुसैन। और नीतीश जी भी बीजेपी के द्वारा बताया जा रहा है कि जेडीयू की पोजीशन खराब है, ये बता रहे हैं कि उनके लोग ही कह रहे हैं कि जेडीयू की पोजीशन अच्छी नहीं है। और विजुअल अर्थ ये ए टीम, बी टीम, सी टीम कह रहे हैं। और पठान इलियास हैं आदाब, राजीव श्रीवास्तव जी, कुमार पंकज जी को आदाब कर रहे हैं। अहिर यादव हैं जो आरजेडी कह रहे हैं। तो अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और
हम सबके सवाल, सबके विचार भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी बीच जैसे अकबर सैयद हैं, वो क्या आरजेडी को बहुमत मिलेगा लिख रहे हैं। इमरान खान, राजेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत धन्यवाद। आपको हमारा काम, हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं, अकबर सैयद जी और इमरान खान जी। उसके अलावा पठान इलियास की बहुत बेहतरीन एपिसोड है कह रहे हैं। तो ये अलग अलग लोगों के जो विचार हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये लिख रहे हैं। और आप सबसे मैं अपील यही करूंगा कि आप भी अपने विचार यहाँ जरूर लिखिए। नारायण यादव जी कल हमारे साथ नहीं थे, आज उपस्थित हैं। लगातार नारायण यादव हमारे साथ जुड़े रहते हैं, नमस्कार कर रहे हैं। हम भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, हमारे अपने तमाम दर्शकों को हम नमस्कार कर रहे हैं। और फिर बुरहान लश्कर हैं, ये बिहार में कौन आएगा ये पूछ रहे हैं। अभी इस पे ही चर्चा कर रहे हैं बुरहान लश्कर जी और अकबर सैयद। आपके जैसे पत्रकार मेरे देश को ज़रूरत है। बहुत ऐसे तमाम ऐसी बातें आ रही हैं, सबके सवाल, सबके विचार हम लेते रहेंगे अजय जी और पंकज जी। लेकिन सवाल अजय जी, जब हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान के साथ साथ नीतीश कुमार की बात खुद ब खुद आ जाती है अजय जी की। जब चिराग पासवान सीधा का सीधा कह रहे हैं कि नीतीश जी ने चूंकि काम 15 साल नहीं किया, इसलिए मैं नीतीश मतलब उस एनडीए से अलग हूं, लेकिन मुझे मोदी जी से कोई बैड नहीं है। जो आप याद कीजिए, एक नारा था जो अलग अलग राज्यों में दिया गया, जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि राजस्थान के चुनाव में राजस्थान के लिए बोला गया कि नीतीश वसुंधरा तुमसे नहीं और मोदी तुमसे बैर नहीं। उसी ढंग से आज अगर ये नारा उन्होंने नहीं उछाला है चिराग पासवान ने, लेकिन कहीं ना कहीं बात तो वही हो रही है कि नीतीश तुम्हारी खैर नहीं और मोदी जी आपसे बैर नहीं। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आप सिंपल सा गाड़ी समझिए। चिराग पासवान 143 सीटों पे लड़ रहे हैं जी, और बीजेपी 122 सीटों पे लड़ रही है। इसका मतलब 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का भी उम्मीदवार होगा और एलजेपी का भी उम्मीदवार होगा, जैसा कि आंकड़े उन्होंने दिया। बाद में वो आखिरी समय में वो लोग अपने नामांकन वापस ले लें या ना लें, वो एक अलग मामला, लेकिन जो अभी की स्थिति है उस पर अपन बात करते हैं जी। तो 21 जगहें ऐसी भी हैं जहां पर उनके विरोधी होंगे, एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने नीतीश कुमार और उनकी बात की, चिराग पासवान की, तो नीतीश कुमार से उनकी अदावत उनके अपनी ही जातीय समीकरण को लेकर भी है कि ये, क्योंकि शुरुआत में जब दलितों को की कई जातियों को जो है महादलित में डाल दिया गया, उस समय खासकर दुसाध जो जिससे रामविलास पासवान और चिराग पासवान आते हैं, उस जाति को महादलित में नहीं डाला गया। वो बाद में डाल दिया गया, लेकिन जो शुरुआत जहां से जो नीतीश कुमार की एक जिसको कहते हैं ना चुनावी या पॉलिटिकल रंजिश, वो वहीं से शुरू हो गई थी। तो इस वजह से एक ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि जब वो देख रहे हैं कि हमारा वोट प्रतिशत कहीं ज़्यादा है उनकी जाति से, जो जहाँ तक जातीय समीकरणों की बात है, तो अगर वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। फिर वो एक जो है उस पर दूसरा जो है आरोप जो है नीतीश कुमार पर ये लगाते हैं कि वो उन्होंने जो है कि युवाओं को जो है वो युवा नेतृत्व को बिल्कुल जो है मौका नहीं देना चाहते, युवाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। दूसरी तरफ भी फिर कहते हैं कि वो खुद जो है मतलब जेपी आंदोलन से निकले हुए युवा नेता के तौर पे ही आए थे। तो ये सारी बातें करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक चिराग पासवान ने जो है मतलब बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ जो गेम खेला था उसमें जो या खेल रहे हैं उसमें जो है चिराग पासवान जो है काफ़ी एक्सपोज हो गए हैं, और उसके साथ साथ ना केवल चिराग पासवान, बीजेपी भी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होती लगती है। अगर आखिरकार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को सभी को ये क्यों बार बार कहना पड़ रहा है, अमित शाह को आज कई टीवी चैनलों पे अलग अलग इंटरव्यू देकर ये क्यों कहना पड़ रहा है कि नहीं नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। ये तो बात जब आपने एक बार घोषित कर दी, उसके बाद कोई चिराग पासवान कहे, मैं कह रहा हूँ कोई भी आपके लिए तो चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो या जो है कन्हैया कुमार हो या राहुल गांधी हो, हर आदमी आपके लिए तो उतनी ही दूर है जितनी दूर चिराग पासवान होने चाहिए। लेकिन आप बाकी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, आपसे चिराग पासवान नहीं ये और चिराग पासवान खुल के कह रहे हैं कि नहीं हम तो बीजेपी के साथ हैं। तो अब चिराग पासवान मतलब ये तो साफ लग रहा है कि वो कहे, जब वो खुल के ये कह रहे हैं कि जो है बीजेपी लेड गवर्नमेंट चाहता हूं, तो ये तो मालूम है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा।
तो चिराग पासवान अपने लिए कोई मुख्यमंत्री का पद तो देख नहीं रहे हैं, तो वो आप ही की गोद में खेल रहे हैं और आप ही जो है मना कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बात को नरेंद्र मोदी अपनी जो है सभाओं में कैसे नकारेंगे। लेकिन मुझे मालूम है, जैसा कि पहले हमारा जो पुराना अनुभव है और लोगों ने भी सब देखा है कि अगर ऐसा कोई भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा होगा तो मोदी जी मुंह नहीं खोलेंगे, उस विषय पर बोलेंगे ही नहीं। ये मेरा अपना मानना है। क्या बोलते हैं पंकज जी? जी बिल्कुल, अजय जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते हैं उसमें प्रधानमंत्री थोड़ा सा किनारा कर जाते हैं और वो बातों को दूसरी तरफ घुमा ले जाते हैं। मुझे लग रहा है जो उनकी रैली होगी उसमें चिराग पासवान न मुद्दा बनकर कोई नया मुद्दा न उभर करके आ जाए, क्योंकि अक्सर होता रहा है उनकी चुनावी सभाओं के बाद जैसे ही पहली सभा होती है तो कुछ नए मुद्दे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जब तक उनकी सभा नया मुद्दा पाकिस्तान जरूर आ गया, पाकिस्तान जरूर आएगा, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं आया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आया है। और आज ही भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं संबित पात्रा, उन्होंने राहुल गांधी का नया नामकरण किया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम अब राहुल लाहौरी कर दिया है और उनका नाता जो है सीधे लाहौर से यानी पाकिस्तान से जोड़ दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि अब मैं उनको राहुल लाहौरी के नाम से ही बुलाऊंगा, पुकारूंगा। और उन्होंने देश के आवाम से, देश की जनता से उन्होंने ये अपील भी की है कि आप लोग भी उन्हें राहुल गांधी नहीं राहुल लाहौरी ही बोलिए। लेकिन इसके पीछे आपको बता दूं कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कांग्रेस के नेता जो क्या नाम है उनका, अभी मैं नाम ध्यान आता है मैं बताता हूं कि कांग्रेस के ही एक नेता ने ये कहा है कि जब पाकिस्तान के साथ में उनका एक वेबिनार था, उस वेबिनार में मतलब पाकिस्तान में आयोजित एक वेबिनार में उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में भारत अच्छे से अपने यहाँ इसको वो नहीं कर पाया, इस कोरोना को जिस प्रकार इसके लिए जो अपनी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं कर पाया और पाकिस्तान इसमें आगे निकल गया। तो इस पे तार जोड़ा गया कि नहीं, ये जो है आप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, जबकि भारत की तारीफ और तरफदारी करनी चाहिए थी। इसलिए आप लोग जो हैं मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान की पार्टी है, इसलिए पाकिस्तान का नाम आप ले रहे हैं। नहीं तो संबित पात्रा को इसमें कोई मेरे ख्याल से इसको तंज के रूप में लेना ही नहीं चाहिए भाई। ये जब आरएसएस आपका जो संगठन है वो अखंड भारत की बात करता है तो लाहौर भी तो अखंड भारत का ही हिस्सा है, तो उसमें लाहौरी होना क्या उसकी बुरी बात है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। लेकिन पंकज जी क्या कहेंगे इस बयान पे, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा जरूर लेकर के बीजेपी आती है कहीं न कहीं। चुनाव में जिन्ना का जिन कल निकल के आया था और आज हम देख रहे हैं कि राहुल लाहौरी आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए अब चुनाव जो जिस तरह से अब बयानबाजी शुरू हुई है वो चुनाव एक नई दिशा में जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में, मैं अभी मतलब कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि अभी हिंदू मुस्लिम की तरफ भी नहीं चुनाव चला जाए, मुझे इस बात की भी आशंका है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव बिहार का बदला नजर आ रहा है इस बार तमाम संगठन, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल अपनी जीत का पूरा दावा नहीं कर रहा है कि वो सरकार बना रहे हैं, क्योंकि तमाम अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉकेट्स में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो चुनाव बिहार का इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला और कहीं आने वाले समय में इसमें कुछ और नारे और जुड़ जाएंगे, कुछ और नाम जुड़ जाएंगे, ये अभी से दिखाई पड़ने लगा। जिस तरीके से राहुल गांधी का आज नामकरण हुआ, हो सकता है कि आने वाले दिन में और कई नेताओं के नामकरण की शुरुआत हो जाए, जो कि कई बार आपने देखा होगा कि एक नामकरण जो है पूरे चुनाव का मुद्दा बन जाता है और पूरा चुनाव जो है पलट भी जाता है उस पर। तो इस तरह की चीज़ें पिछले कुछ चुनावों के अनुभव रहे हैं कि नामकरण से ही या नाम देने से ही चुनाव की पूरी जो है परिभाषा ही बदल गई, चुनाव का पूरा परिदृश्य बदल गया। और उसी को लेकर के अब इसमें देखना ये होगा कि कौन इस चीज़ को जो है आगे तक ले जाने में कामयाब होते हैं। तो अगर भाजपा की ओर से अगर ये राहुल लाहौरी नया नारा दिया गया तो हो सकता है कि कांग्रेस की ओर से भी या किसी और राजनीतिक दल की ओर से कल कोई नया नारा और उछाल दिया जाए। जी, तो ये हो सकता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, नाम शशि थरूर है जिन्होंने वेबिनार में हिस्सा लिया था और उन्होंने ये कहा था कि भारत में कोरोना काल में जिस प्रकार कोरोना के इंतजाम थे भारत में वो उस ढंग से अच्छे नहीं थे, उससे बेहतर इंतजाम जो थे वो पाकिस्तान में हुए। और भी बहुत सारी तारीफ उन्होंने की जिस पर बीजेपी जो है वो बिल्कुल बिफर गई और राहुल गांधी का नाता जो है लाहौर से जोड़ दिया और उनके पूरे खानदान को लाहौर पहुंचा करके, और बाकी चीज़ें क्या हैं वो सब आपके सामने है क्योंकि चुनाव का समय है और इसमें पाकिस्तान अगर मुद्दा न बने, वो भी खासकर बिहार के चुनाव में, तो फिर ये चुनाव ही क्या रहेगा बीजेपी के लिए।
जहां तक शशि थरूर की बात है, उन्होंने केवल, या राहुल गांधी की बात है, उन्होंने केवल पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान का भी नाम लिया था। लेकिन ये बीजेपी को जो सूट किया वो उन्होंने उसको जो बोलते हैं ना, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, तो पाकिस्तान का नाम ले लिया उन्होंने। जो है राहुल गांधी के लिए राहुल लाहौरी यूज़ कर लिया। अगर वो राहुल अफगानी भी कह सकते थे, लेकिन वो उतना उनको इम्पैक्ट नहीं करता। हमारे चीफ एडिटर ललित सुरजन जी भी जुड़े हुए हैं, वो लिख रहे हैं कि संबित पात्रा की जानकारी के लिए लाहौर रामपुत्र लव की राजधानी है। मतलब अगर आप लाहौर की बात कर रहे हैं तो ये इसे रामायण काल से जोड़िए, और लाहौर जो है वो लव की राजधानी, जो लव थे इनके पुत्र लव और कुश, तो लव की राजधानी लाहौर थी। इसलिए अगर आप जोड़ भी रहे हैं तो उसे आप हिंदू और मुसलमान करके मत देखिए। आप अगर इतिहास में जाएंगे तो ये भी आपका ही, और जैसा अजय जी आपने कहा कि आप जिस अखंड भारत की बात करते हैं उस अखंड भारत में पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान तक आता है। तो इसलिए अगर कहना है तो बहुत अच्छी बात है, कहते रहिए। बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल जरूर मैं लेना चाहूँगा, और साफ इन्होंने पूछा है, नारायण यादव ने पूछा है कि सर बिहार चुनाव में भाजपा और जेडीयू की तरफ से मैथिली ठाकुर की एंट्री हुई है, और बिहार में सब कुछ बा कह करके, एक्चुअली जो अभी आप सुने होंगे गाना जो बिहार में का बा, और इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बिहार में का बा, तो इसके जवाब में मैथिली ठाकुर की एंट्री हुई है। आप जान रहे हैं कि एक उभरती हुई कलाकार है, गायिका है, और अच्छी गायिका है मैथिली ठाकुर, जो मिथिलांचल को बिलोंग करती हैं, दरभंगा से आती हैं, और उन्होंने एक गाना, कल भी हम लोगों ने चर्चा, एक जानकारी परक ये चर्चा यहाँ पे की थी इसी मंच से, और इन्होंने पूछा भी है कि इसके राजनीतिक मायने क्या है, क्या वो राजनीति में आना चाहती हैं। तो अब ये तो नारायण जी वही बताएंगी मैथिली ठाकुर राजनीति में आना चाहती हैं कि नहीं आना चाहती हैं, लेकिन अभी काफ़ी छोटी हैं वो, और अभी उनकी उम्र भी नहीं है कि वो राजनीति में आएँ। लेकिन इस उम्र में अगर ये भी होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो किसी मोहरे की तरह, जो अभी हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, उसी ढंग से कई लोग, और खासकर ऐसे कलाकार जो हैं, उनके लिए क्या है, अपनी कला और अपने, मतलब चूंकि उनके चाहने वाले लोग बहुत हैं, उनका एक अपना फैन क्लब है, और जिसमें लोग काफ़ी होते हैं। तो चुनावी समर में लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह ऐसे फैन क्लब के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, ताकि उन तक, उनके थ्रू अपनी बात को एक मास तक पहुंचाया जाए, जनता तक पहुंचाया जाए। और वही करने की मुझे लग रहा है कि इस वक्त कोशिश की गई है भाजपा की तरफ से। वो भाजपा को कितना पसंद करती हैं, या दूसरी पार्टियों को कितना पसंद करती हैं, किसे पसंद करती हैं, किसे नापसंद करती हैं, ये मुझे बिल्कुल, मैं अगर मुझसे पूछेंगे तो ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो किसी मोहरे की तरह, या एक फैन क्लब में उनके जो लोग हैं वहाँ वो यूज हो रही हैं। पंकज जी, आप कुछ जोड़ना? हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं, खास करके विधानसभा चुनाव, तो क्षेत्रीय भाषाओं के लोग, किसी भी राज्य का, चाहे बिहार का या उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का या राजस्थान का, तो जो छोटे छोटे पॉकेट्स के लोग गायक होते हैं, लोग कलाकार होते हैं, जो तेजी से उस क्षेत्र में लोकप्रिय है, तो उनको जोड़ने की सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती हैं, और यहाँ जहाँ जिसको जो सफलता मिलती है उस तरह से उनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। बिहार में इस समय जैसे मैथिली ठाकुर, उसी तरह नेहा सिंह राठौर का भी एक नाम बहुत तेजी से, खूब उन्होंने बिहार पर तमाम जो है व्यंग्यात्मक चीज़ें कही हैं बेरोजगारी को लेकर के। तो कई नाम ऐसे आते हैं। हरियाणा में अगर चले जाएँ तो सपना चौधरी का भी नाम एक समय बहुत उसमें आया था, राजस्थान में इसी तरह से। तो क्षेत्रीय भाषाओं में जो है, जो युवा कलाकार होते हैं, जिनकी लोकप्रियता खास करके आज डिजिटल युग में जो है, जिस तरीके से इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तमाम, अगर इनके फेसबुक या ट्विटर के पेज पर जाएंगे तो इनको राजनीतिक जरूर अपने साथ जोड़ना चाहते हैं कि ये आकर के हमारी बात कहें। तो शायद इनको तो इसी तरह क्रम में मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू जो भी है अपने साथ लाने की पूरी कोशिश करें कि उनके फॉलोअर्स बढ़े, तो उनको फायदा हो। और तमाम लोग कलाकार जो हैं इसी तरह से राजनीतिक दलों के लिए काम भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कई लोग कलाकार जिस पार्टी के लिए गाना गा रहे हैं उसी के प्रति समर्पित हो सकते हैं कि उनको वोट न दें, लेकिन चूंकि उनकी प्रोफेशनल मजबूरी भी होती है कि वो गा रहे हैं किसी पार्टी के लिए, लेकिन वोट जो है वो किसी और राजनीतिक दल को देते हैं। ये भी एक चीज उभर करके आती है। बिल्कुल, जैसे एक अहम सवाल है अजय जी कि महबूब आलम लिख रहे हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम के बगैर क्यों नहीं राजनीति हो रही है। बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब सवाल है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक बिहार की और या उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पिछले 15-20 सालों से, बल्कि और पीछे से, तो वहाँ पर राजनीति का केंद्र रहा है मुस्लिम। जैसे एम वाइस कॉम्बिनेशन की जो बात रही, चाहे वो मुलायम सिंह के साथ, यादव के साथ रही हो या लालू जी के साथ रही हो, तो हिंदू मुस्लिम एक तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में एक ये चीज़ होती है।
दूसरी चीज कि भाजपा जब से चुनाव लड़ रही, जब से जो है चुनावी राजनीति में है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति में ही है। वो जिस तरह से कांग्रेस को कहा जाता है कि वो मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वैसे ही जो है भाजपा जो है हिंदुओं के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस वजह से हिंदू मुस्लिम ये एक सच्चाई है। और ये अभी मतलब हम बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपस में किसी तरह का कोई वैर नहीं रखते, लेकिन चुनावी समय में ये चीज़ें थोड़ा मुखर रूप से रहती हैं। और जहाँ तक बात हो रही थी मैथिली ठाकुर की या इस तरह के कलाकारों की, तो हमने उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी देखा मलिनी अवस्थी का जो है भाजपा ने किस तरह से भयंकर जो है उपयोग किया है। और फिर चुनाव जिसको हमने भी अपने प्रोग्राम का नाम ही देखिए लोक पर्व दिया है। पर्व में, त्यौहार में जब भीड़ जुटती है, वहाँ पर किसी मेला लगता है, हर तरह के वहाँ पर लोक कलाकार और कहीं पर कोई सर्कस, नाटक सब होते हैं। लोगों को आकर्षित करने का जो है तरीका होता है, उसमें लोगों की जो है अपनी जीविकोपार्जन को जो है बढ़ाने का और उसमें जो है और सुव्यवस्थित होने का जो है मौका मिलता है। तो उसमें मैथिली ठाकुर को भी अगर ऐसा मौका मिला और किसी पार्टी ने दिया तो क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन सिराज अंसारी जो हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा नाम भी ले लिया करें। बिल्कुल सिराज अंसारी भाई, अगर आपका नाम कहीं छूट गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपसे कोई बैर नहीं है। आप बिल्कुल अपने विचार लिखिए और हम आपका नाम ज़रूर लेते रहेंगे। साथ में कई और भी बिहार इंडिया हैंडल से लिख रहे हैं, सीएम कैंडिडेट के बीच डिबेट होना चाहिए सर, जैसा कि यूएस में होता है। आपको बता दूं यूएस की जो चुनाव प्रणाली है वो बिल्कुल अलग है, 2 दलीय वहां पे और 2 कैंडिडेट हैं जिनके बीच डिबेट होता है। यहाँ पे तो अभी हमारे सहयोगी पंकज जी बोल रहे थे कि यहाँ 6 कैंडिडेट हैं सीएम के, तो सीएम पद के कैंडिडेट के बीच अगर ये होने लगे तो हर दूसरा आदमी जो है वो सीएम का कैंडिडेट बन के आ जाएगा। और उसके बाद क्या स्थिति होगी, हम चुनाव करवाएंगे या सीएम के बीच डिबेट करवाएंगे या लड़ाई करवाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। ये चुनाव आयोग के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी उस समय। लेकिन अपने यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है और ऐसे में जो चुनाव की पद्धति है, जो संवैधानिक पद्धति है, उसी आधार पे चुनाव हमारे यहाँ होता है और उसी का मजा लीजिए। और हम लोग लोक पर्व मना रहे हैं, इस पर्व में आप भी हिस्सेदार बनिए अपने वोट दे करके। और जिस भी दिन आपके यहाँ मैं कहूँ कि चाहे 28 तारीख को, चाहे 3 तारीख को, या मतलब 28 अक्टूबर को, या 3 नवंबर को, या 7 नवंबर को, जिस भी दिन आपके यहाँ, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ चुनाव है, तो उस दिन जा करके अपना मत दे के आइए। और जो भी आपका चहेता उम्मीदवार है, उसको जो लगता है आपको कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके समाज के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके राज्य के लिए फ़ायदेमंद होगा, उसको ज़रूर वोट दे के आइए। और अगर आप इस सरकार से खुश हैं तो इनके पक्ष में दीजिए, अगर खुश नहीं है तो ये आपकी मर्जी है। जो गुप्त मतदान होता है तो मतदान की अपनी व्यवस्था है, लेकिन बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात यहाँ चर्चा और करना चाहूँगा कुछ साथियों, उसके अलावा कि हमारे चीफ एडिटर भी लिख रहे हैं और शरद यादव, हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले, जब परसों पंकज जी आप लोग और अजय जी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, बात हमारी हो रही थी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा की, जो बांकीपुर पटना से चुनाव लड़ रहे हैं और पास में ही है, वही एरिया है जिस एरिया से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ा करते थे, तो वहीं से। तो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के सिंबल से यानी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इधर शरद यादव जो अभी पिछले 1 महीने से बीमार हैं और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनकी बेटी सुभाषिनी यादव जो हैं वो बिहार के मधेपुरा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र है, वहीं बिहारीगंज है जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से चुनाव लड़ रही हैं सुभाषिनी यादव। और उनके लिए बहुत ही मार्मिक और एक पिता का जो भावुक पत्र होता है वो उन्होंने लिखा है अपने अस्पताल के बेड से। और खासकर ये इस बात को हम आप महसूस कर सकते हैं कि एक पिता जो है वो हॉस्पिटल में है और उसकी बेटी चुनाव लड़ रही हो, जो पिता मतलब अपने बारिश को ये देख रहा है कि हाँ मेरी जो विरासत है उसको आगे वो मतलब हम उसको बढ़ाएगा, और वही वहाँ हो भी रहा है। बेटी जो है वो चुनाव के मैदान में है और उन्होंने उस पत्र को अगर आप पढ़ेंगे, ट्विटर हैंडल पे उन्होंने जारी किया है, फेसबुक पे भी जारी किया है, तो उस पत्र में उन्होंने यही कहा है कि मैं अपनी बेटी को आप लोगों के हवाले आपकी बेटी के रूप में कर रहा हूं और इनकी सेवाएं जो हैं वो आप लीजिए और अपना प्रेम इनको समर्पित कीजिए ताकि ये आपकी सेवा कर पाएँ। तो लेकिन ये तो एक पिता का पत्र है जनता के नाम अपनी बेटी के लिए एक समर्थन मांगते हुए। लेकिन अजय जी,
खासकर हम देख रहे हैं, हम लोग बात कर भी रहे थे, उस दिन बात हो रही थी कि लोग जो हैं हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, लेकिन एक बात इन्होंने शरद यादव ने एक बात और वहाँ लिखी है कि पिछले चुनाव में जब मैं चुनाव प्रचार के दौरान था तो लगातार सुभाषिनी जो है वो मेरे साथ साथ थी, प्रचार के क्रम में वो रही, मदद की अपने पिता के चुनावी कार्यक्रम में। उसके बाद भी वहाँ पे जब पिता नहीं जा पाए तो वहाँ के लोगों से, मतलब उस संसदीय क्षेत्र के लोगों से वो मिलती रही हैं। इसका मतलब साफ है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि पैरासूट लैंडिंग नहीं है, हमारी बेटी सुभाषिनी पहले से उस क्षेत्र को जानती है और वहाँ पे वो काम करती आई हैं, समाज सेवा करती आई हैं, पिता के नाम पे सेवा करती आई हैं और अब खुद एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके, एक विधायक के रूप में चुन करके सेवा करना चाहती हैं। क्या कहेंगे? नहीं, अगर ऐसी बात है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, वो चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि भाई पार्टी उन्होंने मौका दिया है। बाकी वो सस्टेन कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी ये तो वहाँ की, पहले तो उनको जनता चुनेगी, उसके बाद वो कितना आगे उसमें प्रगति कर पाएंगी ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए अभी जो मैंने पहले पिछले अपने भी जो आपका प्रोग्राम था उसमें यही कहा था कि कोई भी पार्टी जिसको पैराशूट लैंडिंग या ये सारी बातें कही जाती हैं, उनमें मैं यही कहता हूं कि आपको मौका तो मिल सकता है, लेकिन उस सस्टेन करना वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आखिर सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए बिहार में ही मान लीजिए तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई हैं वहाँ पर, दोनों लोग विधायक जरूर बने, लेकिन आज कहीं पर भी जो है उनके बड़े भाई की बात नहीं होती। अगर बात होती भी है तो वो मतलब निगेटिव बात होती है। पॉजिटिव बात अगर कोई भी होती है तो वो तेजस्वी के बारे में भी बात होती है। तो ये तो उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति पर ही निर्भर करेगा कि उस जो उसको मौका दिया गया है उसको वो किस तरह से भुना पाया, किस तरह से लोगों की सेवा कर पाया। तो यही बात जो है सुभाषिनी पे भी लागू होती है। शरद यादव ने एक जो है अगर उनको आज से नहीं और पहले से तैयार किया है और इसके वो क्षेत्र को जानती हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता उनको सहयोग करना चाहिए। जी, जनता को सहयोग करना चाहिए, लेकिन बातें बहुत सी हैं। एक बात और बताता चलूं कि इससे पहले फेज का चुनाव अब सामने है और लगभग पार्टियों के कैंडिडेट्स जो हैं पंकज जी वो बिल्कुल सामने आ चुके हैं। और आज ही खबर आई है कि 70 ऐसी सीटें हैं जहां एक ही जाति विशेष के, मतलब अगर यादव है तो यादव के सामने यादव, ऐसी 70 सीटें हैं जहां एक जाति आमने सामने है। बिहार में जातिगत समीकरण देखा जाता है, अलग अलग जातियों के पंकज जी वहाँ समीकरण के आधार पे पार्टियां बनी हुई हैं और उस ढंग से चुनाव लड़ते हैं, कैंडिडेट्स भी आगे सामने लेके आते हैं, लेकिन 70 सीटों पे आमने सामने का मुकाबला, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बिहार का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि वो जातियों पर ही आधारित है। तो अगर एक पार्टी ने किसी एक जाति के उम्मीदवार और दूसरी ने भी उसी जाति के उम्मीदवार उतारा तो सिर्फ सिंपल सा है कि दोनों जातियों का वोट बटेगा और बाकी जिसका जो कैडर वोट होगा वो उनके साथ, जिसके साथ जितना जुड़ जाएगा। तो ये समीकरण सिर्फ बिहार में ही नहीं और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है कि जातियों को लेकर के सारे राजनीतिक दल, कई बार तो आपने देखा होगा कि पहले उम्मीदवारों का ऐलान हो जाए, एक दूसरे दल जो इंतजार करते थे कि किस जाति से किसको टिकट मिल रहा है। तो अगर इस तरह 70 सीटों का आंकड़ा ये आया है तो इसका मतलब साफ साफ है कि सारे राजनीतिक दलों ने इस पर बड़ा गुड़ा भाग किया कि किस जाति का उम्मीदवार होगा और उसको हमारी पार्टी अगर देती है उसी जाति के उम्मीदवार को तो कैसे वो जीत पाएगा। तो ये कैडर वोट जो है जाति का वोट बटेगा तो उनका कैडर कितना मजबूत हो, कितना जिता ले जाएंगे। तो इस वजह से ये जो सियासी समीकरण है उनको देखा गया। और मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें कि इस बार सारे राजनीतिक दलों ने, खास करके जो कल भी मैंने डिबेट में बोला था कि जो लालू यादव ने अगड़ों के बनाम सिर्फ पिछड़े दलित और जो लेकर के जो 89 में चुनाव जीता था उसके बाद उन्होंने अगड़ों को साफ राजनीति से दूर करने, लेकिन इस बार के चुनाव में जो टिकट बंटवारा हुआ है तेजस्वी यादव ने वो गलती नहीं की है। उन्होंने कोई भी ऐसा नारा नहीं दिया कि वो अगड़ों से वो दूर रहना चाहते, बल्कि अगड़ों को टिकट देने में उन्होंने प्राथमिकता निभाई। जो पिछला आंकड़ा हमने देखा 2015 में जहाँ कम उम्मीदवार थे, वही आंकड़ा जो है मतलब 20-30%, 40% जातियों में बढ़ा दिया है अगड़ों की जातियों में। तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब जो है सिर्फ एक जाति को लेकर के बिहार की सियासत जो है चलने वाली नहीं है। इसलिए सारे राजनीतिक दल जो है जातियों को तो ध्यान में रख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी जातियों को भी महत्व दे रहे हैं। तो इसका आशय साफ है कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन जो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी, बिहार में कई सारे राजनीतिक परिवर्तन हैं, उसमें से अभी जो पंकज जी जैसा बता रहे हैं कि एक राजनीतिक परिवर्तन जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि किन पार्टियों के
जो मतलब किसमें कितनी जो सीधी टक्कर है जिसकी बात मैं कह रहा हूं, उसमें सबसे अधिक यादव जाति के प्रत्याशियों में टक्कर है। 23 सीट ऐसी है जहां मुख्य मुकाबले में इसी जाति के उम्मीदवार हैं। इसके बाद नंबर आता है भूमियार जाति का, जहां 13 सीटों पर इसी जाति के लोग आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। राजपूत और राजपूत के बीच 6 सीटों के सीधा मुकाबला है, जबकि ब्राह्मण प्रत्याशियों के बीच जो है वो 5 सीटों पर टक्कर है, और 4 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम और मुस्लिम के बीच टक्कर है, और 1 सीट ऐसी है जहां कुर्मी और कुर्मी जाति के मतलब दोनों आमने सामने कुर्मी है। जी, तो मैं यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो आपने अभी आंकड़े गिनाए हैं, साफ नजर आ रहा है कि जो 23 सीटें यादव, यानी साफ है कि यादव बहुल सीटें हैं वो। बाकी दूसरी जातियों में दोनों राजनीतिक दल कितना पैठ लगा पाते हैं, ये उनकी जीत सुनिश्चित करेगा, क्योंकि साफ तौर पर एक संकेत ये हो गया है कि यादवों के नेता कोई नहीं रह गए हैं, या कुर्मी का कोई नहीं रहेगा, भूमियार का कोई नेता है। तो साफ है कि सारे दलों में जो है अलग अलग जातियों के नेता बैठे हुए हैं। तो वो कितना वोट ले जाएंगे? अगर यादव ने यादव को दिया तो यादवों का नेता कौन है? बिहार में लालू यादव हैं, या बिहार में दूसरे यादव जो है भाजपा से जुड़े हुए यादव नेता वो हैं, या ये? तो ये साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि यादवों का नेता कौन, ये इस चुनाव में तय हो जाएगा। भूमियारों का नेता बिहार में कौन? कांग्रेस में भी भूमियार उम्मीदवार दिए हैं, भाजपा ने भी उम्मीदवार, और आरजेडी ने भी दिए हैं। तो अब ये देखना होगा। पहले जो है ये था कि लालू यादव सिर्फ यादवों के नेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने काफी संख्या में यादवों को उम्मीदवार बनाया है। साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने अपने विचार रख रहे हैं, उनके विचार भी हम लेते चले, इसलिए क्योंकि मैं लगातार कहता हूं कि ये जो प्रोग्राम हमारा है वो वन वे ट्रैफिक नहीं है, मतलब हम सिर्फ बोलते रहें और आप सुनते रहें प्रवचन की तरह, वैसे नहीं। आप भी कुछ बोलें, आपके विचार भी हम और मतलब देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें कई सारे साथी जो हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो लगातार लिख रहे हैं। कुछ के वो भी हैं, कुछ नाराज भी होते हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेते हैं, तो सबका नाम नहीं ले पाता हूं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि मुख्य रूप से आप सबका नाम लें इस मंच से। गोपाल दास हैं, वो लिख रहे हैं कि बिहार में नया मुख्यमंत्री होना चाहिए, चिराग पासवान जी सुपरस्टार, इनके हिसाब से चिराग पासवान जो हैं वो होने चाहिए। फिर प्रभु पंडित हैं, वो लिख रहे हैं 165 प्लस बीजेपी और जेडीयू की जीत होगी, इनका अनुमान है। ताइवा मिजो हैं, वो लगातार लिख रहे हैं कि ये एक और मतलब वो अंधभक्त की बात कर रहे हैं, मतलब वो अलग दिशा में सोच रहे हैं। फिर पिंटू के हैं, वो चिराग पासवान का समर्थन कर रहे हैं। इसी प्रकार इकरार खान हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा है। फिर ताइवा मिजो, फिर उसके अलावा मोहम्मद फिरोज हैं, वो जो हैं वो लगातार वो भी लिख रहे हैं। उनके विचार है कि आज चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, ये मोहम्मद फिरोज आलम का कहना है, आरजेडी हो, सब लोग कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के ऊपर तो कहीं मंदिर मस्जिद के ऊपर राजनीति क्यों कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं देश के विकास के ऊपर राजनीति करते हैं, ये भी है, इस पे भी बात करेंगे। रोशन कुमार आर्य हैं, वो नीतीश 15 साल, लालू 15 साल, अब की बार पासवान सरकार, ये पासवान को, रोशन कुमार आर्य है वो पासवान को पसंद कर रहे हैं, चिराग पासवान को। उसके अलावा फिरोज खान है, वो बीजेपी जनता की बहुत ही जिसके लिए जनता को 5 साल बाद पछताना पड़ेगा, ये बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। फिर उसी तरह अफरोज अहमद हैं, वेरी गुड न्यूज़ सर, ये लिख रहे हैं। डॉक्टर आरसी प्रसाद, जय लोजपा जय चिराग जी कह रहे हैं। नारायण यादव जो हैं वो फिर से वो लिख रहे हैं कि जेडीयू सिर्फ ब्राह्मण और जनरल को ज़्यादा टिकट देती है, तो आरजेडी यादव को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका कहना बिल्कुल सही है। और ललित सुरजन जी जो हमारे चीफ एडिटर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अब वो लिख रहे हैं कि आज की चर्चा बहुत सीधी हुई, दोनों पैनलिस्ट कुमार पंकज और अजय सिंह इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने बोला इस चर्चा के लिए। और फिरोज खान लिख रहे हैं कि शराब बंदी की बात वो कर रहे हैं, जब लाइव होते हो, अच्छा ये नहीं, माफ़ करें, ये सर लिख रहे हैं आप जब लाइव होते हो तो हमारे पास मैसेज नहीं आता है। ये बिल्कुल सही वाजिब इन्होंने अपने विचार रखे हैं, क्योंकि कई हमारे साथी हैं जो कह रहे हैं कि उनके पास हम जब यूट्यूब पे जब हम लाइव आते हैं तो हमारा जो नोटिफिकेशन उन तक नहीं जा पाता है। आप कृपया देखिए अगर क्या नोटिफिकेशन आपने ऑन कर रखा है, अगर ऑन नहीं कर रखा है तो उसे ऑन कीजिए, और अगर ऑन है उसके बाद भी नहीं आ रहा है, एक बार ऑफ और ऑन करके देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो इसी कार्यक्रम में कल अगर आप जुड़ेंगे हमारे साथ तो ज़रूर बताइए कि नोटिफिकेशन आप तक आया कि नहीं आया। ये शिकायत आ रही है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेज हो रहे हैं, उसके कारण शायद नोटिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। लेकिन आप लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगा
होगा कि नोटिफिकेशन आए या ना आए, 6:30 बजे से 7:30 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम चलता है और हमारे साथ आप बिल्कुल 6:30 बजे आंख बंद करके जुड़ जाइए और इस चर्चा में हमारे साथ आप भागीदार बनिए ताकि हम और आप जुड़ें और इस पे बात करें। मेहदी उर्फ समीर कह रहे हैं कि राजीव जी, बिहार में कन्हैया कुमार किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? समीर जी, आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बिहार में। कन्हैया कुमार ने बेगूसराय सीट से संसद का चुनाव जो है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, जो हार गए थे। गिरिराज सिंह से चुनाव हारे थे और अब की बार फिर गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार शायद एक मंच, मतलब अलग अलग मंचों से एक दूसरे को फुफकारते और हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार सीपीआई के और जो महागठबंधन है उसके प्रचारक के रूप में बिहार में आपको दिखाई देंगे। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का भाषण जो है आपके कानों तक जरूर सुनाई देगा, मीडिया के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से। तो कई सारे साथी अलग अलग ढंग से, अलग अलग पार्टी के समर्थक के रूप में जुड़े हुए हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं। और सिराज जो हैं, सिराज अंसारी कह रहे हैं कि राजीव जी, हम भी आपका न्यूज़ देखते हैं, सऊदी अरब से देखते हैं। सिराज अंसारी, बहुत धन्यवाद सिराज भाई कि आप उतनी दूर से हमें देखते हैं और हमारा चैनल आपको पसंद आता है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। वंदना साज हैं, वो आरजेडी जिंदाबाद कह रही हैं। और फिर आयात साना हैं, वो एमआईएम के गठबंधन का क्या है बिहार में, इस एमआईएम के गठबंधन के बारे में अभी बात करेंगे और लोगों के जरा सवाल विचार जो हैं वो मैं सब तक पहुंचा दूं। फिर अमीन भाई अंसारी कह रहे हैं कि मैं यूपी से हूं और भ्रष्ट छवि वाले नेताओं को छोड़कर अच्छी छवि वाले कैंडिडेट्स को चुने। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं से दूर रहें। भ्रष्टाचार की बात हमने कल भी की थी इसी प्रोग्राम में, और भ्रष्टाचार को दूर रखें। विकास और भ्रष्टाचार जो पहले एक नारा होता था कुछ साल पहले, वो अब खत्म हो चुका है और विकास की बात होती है तो विकास भी पता नहीं कहाँ गायब है। तो इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में भी बात होनी चाहिए। साथ में चंदन कुमार यादव हैं, वो कह रहे हैं तेजस्वी आरजेडी ज़्यादा सीट जाएगा, मतलब तेजस्वी को ज़्यादा सीट, आरजेडी को ज़्यादा सीट आएगी, ये बोल रहे हैं। फिर सैयद ताहिर हैं, जब तक इलेक्शन कमीशन और दूसरे इंस्टीट्यूट बीजेपी की मुट्ठी में हैं, इसको हराना मुश्किल है, ये इनका अनुमान है। फिर मोहसिन शेख हैं, वो कह रहे हैं कि क्या बीजेपी एलजेपी के साथ मिलकर जेडीयू का सुपड़ा साफ करना चाहती है, जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करने के लिए कोशिश की गई। ये भी सवाल है। इस पे बीजेपी एलजेपी पे हमने भी काफ़ी बात कर ली है, तो अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर से बीजेपी एलजेपी की बात करेंगे। और इसी तरह ऐसे वीडियो जो हैं वो लिख रहे हैं आपका न्यूज़ अच्छा लगता है। फिर चंदन कुमार यादव, तेजस्वी आरजेडी बहुत सीट, ये बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कुछ के नाम अगर हम नहीं ले पाए हों तो आप माफ़ करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे कार्यक्रम को देखते रहें और हम आपके विचारों को देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमारे पैनलिस्ट आपके विचारों पे चर्चा जरूर करेंगे। और हम बढ़ते हैं आगे। और इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे, जो जातिगत समीकरण है, जिसमें अभी मैंने बताया कि 70 सीटों पे आमने सामने एक ही जाति के जो कैंडिडेट हैं वो आमने सामने हैं। और आपको बता दूं कि चुनावी समीकरण में दोस्तों होता ऐसा है कि अगर ऐसा क्यों किया जाता है कि यादव के सामने यादव खड़ा हो, पासवान के सामने पासवान खड़ा हो, ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण खड़ा हो, इसलिए खड़े करते हैं ऐसे उम्मीदवारों को ताकि वो वोट जो है वो एक दूसरे का काटें। लेकिन इसमें फायदा कई बार तीसरी पार्टी को भी हो जाता है। और बिहार में अलग अलग गठबंधन हैं। अजय जी, गठबंधन में जैसे बात लोग पूछ रहे हैं कि AIMIM गठबंधन के बारे में बताएं, तो मैं आपसे चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी, बसपा, रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा और इस टीम के, मतलब इस गठबंधन के, इनके अलावा 3 दल और भी हैं, टोटल 6 दलों का एक गठबंधन है जो ग्रैंड अलायंस है। और इस अलायंस के मुखिया यानी कि उपेंद्र कुशवाहा वो मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट भी हैं, लेकिन हैदराबाद से चल करके और बिहार पहुंचना और बिहार में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो अपनी पैठ मजबूत करना, एक सीट पे चुनाव जीत भी जाना, किशनगंज की जो सीट है, और उसके बाद अब स्थिति ये है कि एक गठबंधन को भी वहाँ एक अलायंस को तैयार करना और चुनावी मैदान में ताल ठोकना और साथ में NDA और महागठबंधन को चुनौती देना। ये बातें अगर लिखने और सुनने की कहें तो बहुत अच्छी लगती हैं अजय जी, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है?
नहीं, देखिए, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आपकी जो जहाँ से आपने बातों की शुरुआत की थी, जवाब भी वहीं छुपा हुआ है जी। जो आपने बताया, जैसा कि यादवों की अधिकतर सीटों पर, मतलब जो मैक्सिमम सीटें हैं जहाँ पर सीधे सीधे जातीय एक ही जाति के दो कैंडिडेट आमने सामने हैं, वो यादवों का है। तो यादव, आपको पता है, यादव जाति के साथ जितने भी दूसरा जो एम.वाई समीकरण है वो यादव के हैं। हाँ, तो वो एम.वाई समीकरण जो है बहुत ही मजबूत जो है संगठन है, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीजेपी को कभी नहीं मिलता। तो उस दो यादवों को लड़ा के जिसके साथ भी जो है मुस्लिम या कोई भी जाति, मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करता, किसी भी एक एक्स्ट्रा जाति का वोट जोड़ के और वो जीतने की जो कोशिश की जा रही, उसी वोट को काटने के लिए जो है ओवैसी और जैसे लोगों को जो है यहाँ पर लाया गया है। बाकी ओवैसी की जो है राजनीति, वो हैदराबाद से आके वो बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, या कोई गठबंधन बन जाए और उसमें उनका जो है मंत्री पद मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ जो चिराग पासवान कर रहे हैं बीजेपी के लिए, वही काम जो है ओवैसी भी बीजेपी के लिए ही कर रहे हैं। मेरा ये सीधा सीधा मानना है, इसमें कोई लाग लपेट की मैं बात नहीं करना चाहता। और यहाँ पर जो भी दो जातियों हैं उनमें तीसरी क्योंकि किसी भी एक जाति के वोट से कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता, किसी भी, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, किसी भी एक क्षेत्र में किसी एक जाति ने किसी को वोट जीता या नहीं है, उसके साथ जब तक कोई दूसरी जाति नहीं जुड़ी है। और मुस्लिम वोट करीब 16-17% है, जो कि जिसमें के बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है। तो वो अगर कोई दो जातियां आपस में लड़ती हैं, या दोनों के कैंडिडेट आपस में सामने करते हैं, तो जिस तरफ मुस्लिम वोट चला जाता है, मतलब मोर और लेस वही प्रत्याशी जीत जाता है। तो उन वोटों को कम करने के लिए, या जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहीं पर जो है जाकर ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। और ये मेरा ये साफ मानना है कि ये बीजेपी के ही मोहरा हैं। जी, क्या कहेंगे पंकज जी? बिल्कुल, देखिए, अब जैसा अजय जी कह रहे हैं बीजेपी की मोहरा है, मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब तक कुछ चीज़ें खुल करके सामने नहीं, एक कयासी है कि भाई बीजेपी का मोहरा है। और तमाम राजनीतिक दल किसी न किसी पार्टी, जो छोटे दल हैं खास करके, किसी न किसी पार्टी का मोहरा रहते हैं। जैसे पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको भी किसी न किसी तरह से मोहरा ही बनाया जा रहा है कि वो यादवों का वोट काटेंगे। अब पुष्पम प्रिया चौधरी भी लड़ रही है चुनाव, तो उसके पीछे भी किसी न किसी का बैकअप बताया जा रहा है। कोई भी, मतलब ये छोटे दल खास करके जो है, इनके बारे में मैं यही कहूँगा कि किसी न किसी बड़ी राजनीतिक दल की जरूर छत्र छाया में पलते बढ़ते हैं, क्योंकि किसी के अंदर इतनी अपनी वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि पूरे एक स्टेट में अपना पाँव पसार सके। तो इनको क्या होता है कि जैसे ओवैसी लड़ रहे हैं, निसंदेह के किसी न किसी की छत्र छाया है, तभी वो बिहार में जाकर के अपने ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने 2017 में ताल ठोका, दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव में ताल ठोका। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े राजनीतिक दल का इनको संरक्षण मिलता है, उसके बल पर ये लोग दूसरे राज्यों में अपना पदार्पण करते हैं। क्योंकि अगर वैसे इतने ही बड़े नेता हैं तो सिर्फ हैदराबाद का, तेलंगाना में वो अपना साम्राज्य पैदा कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक मुस्लिम होने के नाते वो अलग अलग राज्यों में उनको यही नाम दिया गया ना, कड़वा पार्टी के रूप में वो जाकर के वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो तमाम छोटे दल, देखिए बिहार में हमको लग रहा है 100 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। छोटे छोटे दल, छोटे छोटे पॉकेट्स में इनको कोई कहीं ना कहीं से कहा जाता है। हम लोग जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं हमें ये कौन सी पार्टी है, तो कहते हैं साफ साफ की ये तो भैया उनके फलाना डमी कैंडिडेट किया, डमी उनको वोट काटने के लिए लड़ाया गया। जैसे अभी जो जातिगत सीटों का बंटवारा की बात हो रही थी कि अगर यादव 23 यादव लड़ रहे हैं या राजपूत लड़ रहे हैं, जो भी है, तो वहाँ दूसरे डमी कैंडिडेट उतार जाते हैं, वह भी उसी जाति का वोट काटे। कुछ ऐसे भी होते हैं चुनाव में ये चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है ना, खास करके चुनावों के समय में अक्सर देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल सच है, लेकिन जनता इस चीज़ को समझती है कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं और इन छोटे राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं से पालते पोसते हैं, उनको साफ मानना होता है। अब वो वोट कन्वर्ट हो जाता है। जैसे किशनगंज सीट ओवैसी ने जीत ली, तो क्यों जीती? क्योंकि वहाँ डोमिनेटिंग एरिया है और चीज़ें अगर नहीं जीतते तब भी एक वो होता कि ओवैसी के पास वो वोट गया कहाँ। दूसरे राजनीतिक दलों ने शायद हो सकता है वो परिपक्वता न दिखाई हो, इस वजह से वो सीट उनके हाथ से निकल गई। नहीं तो इससे पहले ओवैसी कहाँ थे? बिहार में नहीं खाता खुला था। तो वो चीज़ें हैं कि वो परिपक्वता दिखाते तो दूसरे बाहर के राजनीतिक दलों को प्रदेश में एंट्री नहीं मिल पाती। ये समझने वाली बात होगी। ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए, सिर्फ छोटे दलों के लिए नहीं, बड़े राजनीतिक दलों के लिए भी एक ये है कि जिस तरीके से छोटे राजनीतिक दलों का अगर आप उभार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चैलेंज, जैसे कि आज चिराग पासवान कर रहे हैं,
एक चैलेंजिंग एक क्षेत्रीय दल जो जिस तरीके से बिहार में खास करके और राष्ट्रीय राजनीति के चर्चा के केंद्र बने हुए हैं, प्रधानमंत्री को अपना भगवान मानते हैं, हनुमान भी कहते हैं, लेकिन एक तरफ से देश की आज की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज भी दे रहे हैं। अगर दोनों उनके मायने निकाले जाए तो चैलेंज भी कर रहे हैं कि देखिए बिन मेरे जो है बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ है कि एक चुनौती फिर ये देखना होगा कि अगर आप किसी को अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं, किसी को सर पर हाथ रखें, तो आने वाले समय में आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है, ये इन चुनावों से सबक लिया जा सकता है। भस्मासुर भी बन सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन असद खान बोल रहे हैं, मतलब आप लोगों की बातों में अपनी बात अपने राय रख रहे हैं MIM के बारे में, खासकर कि दिल्ली में AIMIM ने कहाँ, मतलब दिल्ली में कहाँ लड़ी, वो नहीं लड़ी थी। तो मैं बताना चाहूँगा कुछ सीटों पर AIM के खास करके नगर निगम के चुनाव में AIM ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और मतलब उनका कहना विधानसभा चुनाव में, लेकिन ओवरऑल देखा जा रहा है कि वो वोट कटुआ पार्टी हो नहीं हो ये बात नहीं, प्राइमरी बात नहीं है। प्राइमरी बात ये है भाई साहब कि AIMIM दूसरे पार्टियों की तरह जैसे BSP और तमाम दूसरे दल धीरे धीरे अपने क्षेत्र से बाहर निकलते गए, उसी तरह ये पार्टी भी अब जाति विशेष के आधार पे ही क्यों ना हो, लेकिन एक समुदाय विशेष के आधार पर ही अपने पार्टी का निर्माण इन्होंने क्यों ना किया हो, लेकिन वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल के यूपी और बिहार और दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में पहुंच गए हैं और यहाँ अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। चुनावी रैलियों के अलावा वो चुनावी जो मतलब लड़ाई है उसमें भी वो भाग ले रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर रहे हैं, मतलब चुनाव उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक पार्टी जो है वो देश के दूसरे हिस्सों में जा रही है, खासकर उत्तरी भारत में। और जैसा आप जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी भारत से आई हुई पार्टी है और उत्तरी भारत में अपने पैर जो है वो पसार रही है। तो ये अच्छी बात है किसी भी पार्टी के लिए। अब उसके बाद वो कौन सी पार्टी किसका वोट काट रही है, अभी हम बात कर रहे थे चिराग पासवान यानी लोजपा की, तो लोजपा जो है वो भी वोट काट रही है। JDU की ये खुलकर के सामने दिख रहा है, उन्हीं सीटों पे लोजपा चुनाव लड़ रही है जहां JDU चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन सीटों पे जहां BJP चुनाव लड़ रही है वहां लोजपा ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा नहीं किया है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है और आप खुल के बोल भी रहे हैं चिराग पासवान कि हम तो हनुमान है मोदी जी के, तो साफ नजर आ रहा है। लेकिन साथ साथ कई सारे साथी, अब प्रोग्राम का 3 मिनट और बचा हुआ है, कई सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग सवाल कर रहे हैं। असद खान है वो कांग्रेस को वोट दो और उसके MLA जीत के बाद BJP को ज्वाइन कर लेते हैं, अब बोलो B टीम कौन है। ये भी एक बड़ा एक सही सवाल है कि कांग्रेस को हम वोट देते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने वाजिब सवाल किया है, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में देखा और राजस्थान में इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार जाते जाते बची है और कितने दिन तक बची रहती है अशोक गहलोत की सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अजय जी, असद खान जो सवाल कर रहे हैं ये भी एक रिमार्केबल सवाल है कि जब हम कांग्रेस को वोट देते हैं और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो विधायक जो चुन करके आते हैं, वो भी जो हैं वो पाला बदल करके BJP के साथ चले जाते हैं, तो कौन वोट कटवा हुआ? नहीं, यहाँ पर बात वोट कटवा की तो तब होती उस स्थिति में बात की जाती है कि जैसे 2 कैंडिडेट हैं उसमें से कौन जीत रहा है या मतलब टक्कर में है। बाकी जो अगर तीसरा है या चौथा है या 5वां है तो वो वोट कटवा में की श्रेणी में आते हैं। अगर जो है पहली दूसरी पार्टी है तो वो वोट कटवा की श्रेणी में तो नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक की हुई कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के जो नेता जीत के आते हैं और फिर वो BJP में चले जाते हैं या जिस भी पार्टी में चले जाते हैं, तो उसके लिए तो मुझे यही कहना होगा कि ये BJP मतलब कांग्रेस के लिए भी एक मतलब एक बिन मांगी सलाह है कि टिकट जो है वो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को ही दें, जो बहुत पहले, ठीक है जीतेंगे हारेंगे, एक केवल विनिंग कैंडिडेट देख के और किसी भी तरह को उसने जो है टिकट दे दिया जाता, उसके बाद वो विन भी कर जाता और जीत भी जाता, जीतने के बाद वो फिर जो है दूसरी पार्टी में चला जाता। तो ऐसे लोगों को जो है मेरे ख्याल से कांग्रेस को टिकट देने से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। और कुल मिलाकर के अगर आप किसी पार्टी में हैं और उस पार्टी से जीत के आए हैं तो कम से कम उस पार्टी में 5 साल तो रहिए।
और उसके बाद अगर आपको पाला बदलना है तो बदल लीजिए, लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि सियासत में सब कुछ जायज़ है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर जैसे कहते हैं, वही चीज़ यहाँ सियासत में भी कहा जाता है कि यहाँ ना कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। तो वही बात यहाँ भी लागू होती है और वही सारी चीज़ें चुनाव से पहले जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार चुनाव और दूसरे प्रदेशों के जो उपचुनाव हैं और ख़ासकर मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर भी धीरे धीरे हम आएंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार में पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो उस चुनाव पे तो बात करनी ही है और उसके साथ साथ बिहार पे हमारी विशेष नज़र है। लेकिन बिहार चुनाव के बाद जो गठबंधन या जिसकी भी सरकार बनेगी वो सरकार कैसी बनती है और उसमें तोड़ फोड़ की कितनी गुंजाइश रहती है, कितने सियासी दल इधर से उधर जाते हैं, वो सब भी देखने वाली बात होगी। पंकज जी, चलते चलते जल्दी से एक सवाल मैं ये आपसे लेना चाहूँगा। कई सारे साथी इस पे बात कर भी रहे थे, चिराग पासवान से लेकर के तमाम कई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग साथी हैं जो बात कर रहे हैं। लेकिन चलते चलते ये सवाल कि मोदी जी की एंट्री के बाद क्या देखते हैं बिहार में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो जिस प्रकार हर चुनाव में बढ़ जाती हैं, वो बढ़ने की गुंजाइश इस बार बनती है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और आप जनसभाएं उस हिसाब से नहीं कर सकते कि हजारों की भीड़ हो और एक मंच से आप हुंकार भर रहे हो। बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए, मोदी जी शब्दों के जादूगर हैं और मुझे लगता है कि वो जिस तरीके के शब्दों से अपनी जादूगरी करेंगे तो उन शब्दों को लेकर के जरूर विपक्ष कहीं ना कहीं उनको घेरने की कोशिश करेगा और ये संकेत मिलने भी शुरू हो गए। अभी जो कुछ शब्दों के तीर चलने शुरू हुए हैं, तो मोदी जी की जैसे एंट्री होगी और कोई शब्द उनके एक शब्द को पकड़ करके या कोई ऐसा शब्द वो बोल देंगे, हो सकता है जानबूझ करके बोल देंगे कोई इसको लेकर के अब ये मुद्दा, तो मुझे अभी लग रहा है कि जब मोदी जी की सभा होगी उसके बाद बिहार का जो राजनीतिक प्रदेश कुछ बदला हुआ नजर आएगा। जी, और अजय जी, महागठबंधन या एनडीए या कोई और? नहीं, अभी मुझे जो आज की स्थिति दिख रही है वो, क्योंकि अभी ये स्थितियाँ दिन बर दिन बदलेंगी, मुझे तो अभी हंग असेंबली की ही स्थिति दिख रही है। जी, तो आज की तारीख में जैसा अजय जी कह रहे हैं कि हंग असेंबली की उम्मीद दिख रही है, लेकिन ये कहना बहुत ही जल्दबाजी है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन चलते चलते हम कुछ एक ऐसे सवाल कर लिया करते हैं और उसके जवाब जो हैं वो आपसे भी हम पूछते हैं और ज़रूर अगले दिन जब कल 6:30 बजे शाम जब आप हमारे साथ जुड़िए तो आप इन सवालों के जवाब भी हमारे साथ साझा कीजिए कि कौन और कैसे। तो आज इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और आप लोगों से यही कहूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसके बेल बटन को ज़रूर दबाएं। और ये शिकायत भी मिली है कि कई लोगों के पास हमारे नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, तो ये बात भी हम जो यूट्यूब हैंडल है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि 6:30 बजे शाम हम इस विशेष कार्यक्रम लोक पर्व को लेकर आप तक आते हैं और इस कार्यक्रम में आप जुड़िए और हमारे साथ इस कार्यक्रम के भागीदार बनिए, हमें अच्छा लगेगा। और हमारे साथ दूसरे कार्यक्रमों में भी जुड़े रहिए। और हमारा जो मेरा खासकर घूमता हुआ आईना है वो प्रोग्राम भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उस कार्यक्रम को भी देखिए, उस पर भी अपने विचार आप दीजिए। तो आज हमें दीजिए अनुमति, इजाज़त। और मैं अपने दोनों सहयोगियों कुमार पंकज जी और अजय सिंह जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने चर्चा के लिए वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबको भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे और आगे भी ऐसे जुड़े रहिए, यही उम्मीद है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।